बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूवी बैंड स्ट्रक्चर। कि यूवी का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें हमारे पास डिस्क्रीट लेवल्स नहीं आते, यानी लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आता, बल्कि एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है। उसकी क्या वजह? अच्छा, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो एटम्स होते हैं उनमें तो डिस्क्रीट लेवल होते हैं, और उस पर जब रेडिएशन फेंकी जाती हैं तो कुछ वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, बाकी सारी पास आउट होकर ब्राइट बैकग्राउंड बना देती हैं। और जो वो एब्जॉर्व करते हैं वो ब्लैक स्टिप की फॉर्म में आ जाती हैं। इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं कि हर एक वेवलेंथ दूसरे से सेपरेट होती है। लेकिन जब यूवी की बात करते हैं तो उसमें जब अगर यही मैं मिसाल लूँ 10 से 100 नैनोमीटर तक की मैंने वेवलेंथ फेंकी हैं, तो सारी की सारी इस तरह ही एक वो कंटिन्यूअस ग्राफ मेरे पास आ जाता है, एब्जॉर्बेंस शो कर रहे होते हैं। तो ये एक इसको हम बैंड का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर पहला क्वेश्चन हमारे पास ये ग्राफ हमारे पास इंफॉर्मेशन दे क्या रहा है ना, पहले इसका हम जरा क्लियर करते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे कि ओरिजिन इसका है क्या। ये आपको इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये जो 10 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ थी, ये इतनी सिर्फ थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक हो गया? और जो आगे जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ आ रही हैं, तो उनकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती जा रही है। ये जो वेवलेंथ जो भी है उसकी एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा है, फिर इससे अगले वालों की भी एब्जॉर्बेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जो 100 वाली उसकी यहाँ तक पहुंच जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमने तो ये देखा था हम कि भी जब यूवी स्पेक्ट्रो जो आगे डिटेक्टर रखा होता है वो क्या करता है कि सामने सैंपल है, सैंपल पे हमने रेडिएशन फेंकी हैं, और उसमें से कुछ उसने एब्जॉर्व कर लिए, जो नहीं एब्जॉर्व किए वो आगे पहुंच के डिटेक्टर ने बता दिया कि मेरे पास फलां पहुंची और फलां नहीं पहुंची। तो यहाँ तो सारी की सारी एब्जॉर्व हो रही है, तो फिर डिटेक्टर कैसे बताएगा कि भाई मेरे पास जो है वो फलां इतनी उसकी अब्जॉर्बेंस इतनी है या फलां की इतनी है। तो असल में इस केस में हम ले रहे होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी जो है ना उसको नोट करें। इंटेंसिटी से मुराद जुमला आपने जहन में रखना है। इंटेंसिटी का लफ्ज का मतलब क्या है कि इसको मैं अगर यहाँ पे शो करूं, लिख के इसको एक्सप्लेन करता हूं। इंटेंसिटी जो है इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ रेडिएशन, जितनी रेडिएशन रेज जो है वो ज्यादा होंगी उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास असल में अब यही होता है कि सेंटर में जो हमारे पास सैंपल पड़ा हुआ है ना, उस सैंपल के ऊपर, जैसे ये सैंपल पड़ा है तो उसके ऊपर हमने जो रेडिएशन फेंकी है वो सारी सपोज करेंगे, सारी हर वेवलेंथ की 100 रेडिएशन है। 10 वेवलेंथ वाली भी 100 है, और इस तरह 100 वाली भी 100 ही है। उन 100 में से कुछ अब्जॉर्ब हुई है, बाकी अब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो डिटेक्टर ने देख लिया कि मेरे पास तो इस वेवलेंथ की सिर्फ इतनी रेडिएशन पहुंची हैं, और इतने परसेंट जो है उसकी वो एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो उसने फिर उसको यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बता दी कि 10 वाली सिर्फ इतने परसेंट एब्जॉर्ब हुई है। इसी तरह हर एक की जितनी जितनी पहुंचेंगे। अब जैसा ये लेमडा मैक्सिमम जिसे हम लिख रहे हैं, ये क्या है कि इसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम है। मतलब कि ये मैक्सिमम अगर 100 सपोज करें 100 की 100 ही वो एब्जॉर्ब कर गया। ठीक हो गया मॉलिक्यूल। तो 100% इसने एब्जॉर्बेंस शो कर दी है इस वेवलेंथ ने, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हुई, बाकी थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब होती गई है। तो अब ग्राफ आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमने सैंपल के ऊपर सारी रेडिएशन फेंकी थी, और सपोज करें कि 100 रेडिएशन फेंकी थी, तो डिटेक्टर परसेंटेज देख लेता है कि इतनी हमने उसको दी थी, इतनी सैंपल को दी, उसमें से इतने परसेंट उसने जज़ब किए हैं, बाकी उसने आगे मूव कर दिए हैं। तो उस हिसाब से वो हर वेवलेंथ की एब्जॉर्बेंस नोट कर लेता है। तो ये तो ग्राफ ने आपको बता दिया कि भाई एब्जॉर्बेंस में मेरे पास आ कैसे रही है। ओके हो गई। अब अगली बात कि इतने, अच्छा फिर इतने ज्यादा हर जो वेवलेंथ है उसके हवाले से हर तरह की एक्साइटेशन लेवल यानी वहां पे मौजूद था कि 10 वाली भी एब्जॉर्ब हो गई, हर वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब वहां इतने ज्यादा एनर्जी लेवल्स हैं कि हर वेवलेंथ से कुछ ना कुछ वो मैच कर रहे थे, और वो एब्जॉर्बेंस भी शो कर रही थी। हाँ, ये बात क्लियर आपको समझ आ जाएगी कि ये 10 वेवलेंथ वाली चूंकि थोड़ी एब्जॉर्बेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 10 वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल था थे वो बहुत थोड़े थे तादाद में, इसलिए थोड़ी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है। 100 वाल के कॉरेस्पॉन्डिंग भी बहुत थोड़े थे, इसलिए वो भी थोड़ी एब्जॉर्ब हुई है। लेकिन ये जो लैम्डा मैक्स वाली वेवलेंथ जो भी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप है वो मॉलिक्यूल ज्यादातर रख रहे थे, इसलिए वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हुई है, या मैक्सिमम उस वेवलेंथ की एब्जॉर्बेंस शो हो रही है। ठीक हो गया? अब ये तो बात होगी हमारे पास
कि ग्राफ में एब्जॉर्बेंस कैसे चल रही है। अब अगली बात करते हैं कि इतने ज्यादा लेवल कैसे बन गए हमारे पास। और सिग्मा पाई वगैरह की हमने बात की है अभी पिछले लेक्चर में भी, कि ये था कि सिग्मा, ये लेवल्स थे ना, सिग्मा पाई एन, सर ये एनर्जी लेवल 4 5 6 बनते हैं, तो इनमें गैप काफी ज्यादा है, तो ये तो हर एक का लेवल दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होना चाहिए। तो इस तरह का कंटिन्यूअस बैंड की शक्ल में स्पेक्ट्रा नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है। अब उसकी वजह हम कहते हैं कि असल में वहां पे काफी सारे लेवल्स हैं। काफी सारे लेवल्स क्यों हैं? कि जैसे ग्राउंड स्टेट है उसके भी एक नहीं 3 4 लेवल बने पड़े हैं। वो कौन से लेवल हैं? वो वाइब्रेशनल लेवल या रोटेशनल लेवल कहलाते हैं। वाइब्रेशन लेवल या रोटेशनल लेवल कहलाते हैं। तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस की वजह से उनके मुख्तलिफ लेवल बन जाते हैं, और इसी तरह एक्साइटेड स्टेट के भी मुख्तलिफ लेवल बन जाते हैं। तो अब इनमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत छोटा होता है। वाइब्रेशन लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो वेरी वेरी स्मॉल है। तो स्मॉल गैप की वजह से फिर ये जो रेडिएशन जाएगी, उससे अगली जो रेडिएशन जाएगी वो बिल्कुल उसके साथ ही होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। वो सुपर इम्पोज हो रही होंगी, बिल्कुल साथ से जुड़ी हुई होंगी। उससे अगली रेडिएशन भी उसके साथ ही जुड़ी होगी। तो एक एक कंटिन्यूअस, यानी वो एक चीज चलती जाती है। हमारे पास ग्राफ एक कंटिन्यूअस बैंड की शक्ल में आ जाता है, अलग अलग लाइनें शो नहीं होती। ओके हो गई जी। अब उसका सवाल था कि यूवी का जो ग्राफ है वो हमारे पास बैंड की शक्ल में क्यों आता है। तो हमने कहा कि काफी सारे वाइब्रेशनल लेवल्स ग्राउंड स्टेट के और एक्साइटेड स्टेट के बने हुए होते हैं, जिनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और वो स्मॉल एनर्जी गैप की हर एक गैप से कोई ना कोई रेडिएशन मैच कर रही होती है, इसलिए सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाती हैं जो हमने फेंकी होती हैं। और हर लेवल के हिसाब से हमें अब्जॉर्प्शन भी मिल जाती है। और दूसरा, एनर्जी गैप करीब करीब होने की वजह से वो सारे साथ साथ ही अब्जॉर्बेंस चल रही होती है, इसलिए हमें अलग अलग लाइनें नजर नहीं आती, बल्कि एक कंटिन्यूअस बैंड ही मिलता है। अब ये बात तो समझ आ गई, उसके सवाल का जवाब हमने दे दिया कि बैंड बनता क्यों है। लेकिन अब हमारा अगला सवाल ये है कि ये वाइब्रेशन लेवल क्यों बन गए हैं। हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात कर रहे थे कि लो लेवल हाई लेवल है, तो क्या वाइब्रेशन लेवल वहां पहले से ही मौजूद है, हर वक्त होते हैं, या अभी बन गए हैं? एक पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि इनके दरमियान एनर्जी गैप इतना छोटा क्यों है, स्मॉल क्यों है, लार्ज क्यों नहीं है। ठीक हो गया। इस पे हम बात करते हुए कहते हैं कि ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने एक बात की कि यूवी खड़ी है यहाँ पे, जिसका काम है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, और यूवी से कम एनर्जी वाली है इंफ्रारेड, जिसका काम है वाइब्रेशन काज करना। उससे कम वाली माइक्रोवेव है, जिसका काम है रोटेशन के लेवल बनाना। तो अब ये जो कम एनर्जी वाले काम हैं, वाइब्रेशन और रोटेशन वाले, तो यूवी तो उससे हाई एनर्जी पे पड़ी हुई है ना। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर यूवी के पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, जो ज्यादा एनर्जी वाला काम है। तो जो कम एनर्जी वाले काम है वो भी तो वो साथ में कर सकती है ना, कि उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल लेवल या रोटेशनल लेवल भी बना सकती है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड्स की वाइब्रेशन के चेंज होने से या रोटेशंस के लेवल्स के चेंज होने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, जिसे हम वाइब्रेशनल, जो हमने यहाँ लिखा कि ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं जो स्मॉल गैप्स के साथ आता है। अच्छा, अब ये बात हो गई कि वाइब्रेशन लेवल बन क्यों गए हैं, वो हमने बात कर ली कि यूवी जो है वो छोटी एनर्जी वाला काम भी साथ कर रहा है, इसलिए वाइब्रेशन लेवल बन गया। अब अगला सवाल आता है कि ये स्मॉल एनर्जी गैप ही क्यों है इनके दरमियान। तो आप कहेंगे कि सर आई इंफ्रारेड रेडिएशन थी वेरी स्मॉल एनर्जी वाली, और वो वाइब्रेशन का लेवल बनाती थी। तो इसका मतलब है वाइब्रेशन के जो लेवल होते हैं उनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत छोटा होगा ना, कि इस वजह से ये थोड़ी एनर्जी वाली जो रेडिएशन आई आ रहा है वो भी ये काम कर पा रही है। और रोटेशनल जो एनर्जी लेवल होंगे वो और ज्यादा छोटे गैप में होंगे, क्योंकि माइक्रोवेव जिसका एनर्जी गैप एनर्जी बहुत कम है वो वाला काम करवाना कर रही है। तो अगर लार्ज एनर्जी वाली जो रेडिएशन होती तो फिर तो हम कहते हैं कि वो उसको एक वेरी लो लेवल से उठा के वेरी हाई लेवल पे ले गई है। लेकिन ये चूंकि कम एनर्जी वाली रेडिएशन है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये जिनके जब लेवल्स वो बनाते हैं तो वो वेरी वेरी स्मॉल गैप के साथ बन रहे होते हैं। तो इसलिए वाइब्रेशन लेवल जो होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल गैप के साथ होते हैं। इन गैप स्मॉल गैप्स की वजह से एनर्जी रेडिएशन ये सारी हो रही होती हैं, और क्लोजली पैक्ड होती हैं, साथ साथ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक बैंड की शक्ल में इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। अलग अलग इस तरह की लाइन स्पेक्ट्रम की शक्ल में नहीं मिलता। ठीक हो गया। लास्ट बात इसके ऊपर, अगर आप ये सवाल करेंगे सर बैंड से मुराद क्या है ना, तो बैंड हम कहते हैं कि जैसे
आप दो मेटल्स के एटम लें, जैसे लिथियम मेटल के दो एटम ले लें, इनके ऑर्बिटल्स को आप ओवरलैप करवाएं तो एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक होगा। अब उसमें आप देखें ना, अगर मैं यहाँ लिखूं कि ये लिथियम है, एक एटम है ये लिथियम का, मेटल का दूसरा एटम है, इनके मिलने से एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अगर मैं लाइन ड्रा करूं तो आप कहेंगे कि सर ये बॉन्डिंग बन गया, ये बॉन्डिंग का लेवल हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग का लेवल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह के लिथियम के और एटम भी साथ होंगे, ठीक है, यानी इसी तरह के वहां एक एटम तो नहीं होगा, कई एटम होंगे, काफी सारे, ठीक होगा। इसी तरह इस तरह भी काफी सारे एटम आएंगे। अच्छा, उन सारे एटमों के जब आपस में मिक्स अप होंगे और चूंकि इनका एनर्जी बराबर है इन सारे एटमों की, तो इनके बनाए हुए जो लेवल्स होंगे वो भी एक जैसी एनर्जी में होंगे, तो बिल्कुल इसी के साथ ही दूसरा लेवल बनेगा, ठीक होगा, और तीसरा उसके साथ ही बॉन्डिंग वाला बनेगा, ठीक है। इसी तरह इधर एंटी बॉन्डिंग में भी साथ साथ ही लेवल बनते जाएंगे, बिल्कुल साथ साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उस लेवल्स की जो विड्थ है, मोटाई, वो बढ़ती जा रही है। तो पहले एक सिंगल लाइन को तो हम लेवल बोलते हैं, लेकिन जब विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर हम उसको लेवल नहीं बल्कि उसको बैंड का नाम देते हैं। जब ये इस तरह विड्थ ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम बैंड का नाम देते हैं। तो इस तरह का, यानी इस बैंड का नाम, इसलिए आपको कहते हैं ना एमओटी को बैंड थ्योरी भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑप्टो थ्योरी को बैंड थ्योरी का नाम, वो इसी बैंड्स की वजह से ही नाम दिया जाता है। तो इसी इसी पॉइंट के हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो चूंकि क्लोजली पैक्ड थे, साथ साथ चल रहे थे, एनर्जी गैप्स बहुत कम है, तो लेवल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो एक बैंड की शक्ल बन रही है, इसलिए हम इसको बैंड का नाम देते हैं, डिस्क्रीट लेवल्स का नाम नहीं देते।